नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 47वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीकृत इकाई से आपका क्या मतलब है? तो रा कहते हैं, हमने इस विशेष शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि आपकी भाषा में इसका काफ़ी स्पष्ट अर्थ है। जब आपके भौतिक पदार्थ की एक क्रिस्टलीय संरचना बनती है तो प्रत्येक अणु यानी मॉलिक्यूल में मौजूद तत्व एलिमेंट व्यवस्थित रूप से दूसरे अणु के तत्वों के साथ बंधे होते हैं। इस प्रकार इसकी संरचना नियमित होती है, और जब ये पूरे और अच्छे तरीके से क्रिस्टलीकृत होती है तो इसमें कुछ गुण होते हैं। यह बिखरते या टूटते नहीं, यह बिना प्रयास के बहुत मजबूत होते हैं और यह चमकदार होते हैं। यह रोशनी को एक सुंदर परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन में बदल देता है, जिसे देखना लोगों को अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात हुई ना, रा ने जो बात की है और डॉन ने जो सवाल किया है, डॉन ने कहा कि ये क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी क्या होती है, यानी क्रिस्टलीकृत इकाई क्या होती है। क्रिस्टलीकृत दोस्तों कोई भी चीज़ हो सकती है। डायमंड भी होता है, वो भी क्रिस्टलीकृत है। हमारे बॉडी के जो एटम्स हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना, वो देखने में कुछ कुछ इस प्रकार होता है। यदि आप यहाँ पर देखें ना, तो ये देखेंगे आप, छोटे छोटे एटम्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। तो रा ने यहाँ पर यही कहा कि ये जो है ना, ये इनके जुड़ने की वजह से तुम्हारे शरीर की संरचना बनती है। यानी तुम्हारा जो शरीर बनता है इन्हीं मॉलिक्यूल से बनता है। ये एटम्स होते हैं, फिर एटम्स के अंदर आप जाओगे इस तरीके से, अंदर 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 अंदर, लेकिन आप जाते जाओगे ना तो आपको यहाँ पे अंदर, एटम के अंदर भी जाके कुछ नहीं मिलेगी, रोशनी की तरंगे ही मिलेंगी। तो ये तरंगे ही होती हैं जो आपस में जोड़ जोड़ के इस तरीके के मॉलिक्यूल्स बना रही होती हैं। तो एंड में जाके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको रा ने कहा जो तुम्हारी आंखों को देखना अच्छा लगता है। यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स से ही बना हुआ है। एटम से बनेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेंगे हमारे पूरे का पूरा शरीर और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर है शरीर के। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। हमारे गुप्त साहित्य में कई शरीरों के बारे में बताया गया है। मेरे पास भौतिक शरीर, इथेरिक भावनात्मक, सूक्ष्म और मानसिक शरीर की ये सूची है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यह सूची सही है, और क्या आप मुझे इनमें से प्रत्येक के उपयोग और उद्देश्यों और प्रभावों इत्यादि के बारे में बता सकते हैं? या और भी कोई शरीर है जो हमारे मन, शरीर, आत्मा परिसर में हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके के शरीरों की बात की ना, उन्होंने कहा कि भौतिक शरीर जो कि हमारा नॉर्मल शरीर है जो हमें दिखता है, फिर उन्होंने कहा कि ये इथेरिक है लेवल, फिर उसके बाद उन्होंने कहा भावनात्मक यानी इमोशनल लेवल, फिर सूक्ष्म, आपने सुना होगा सूक्ष्म आत्मा, और फिर आपने सुना होगा ये मानसिक शरीर यानी जो हमारा मतलब चेतना वाला जो दिमाग होता है उसके बारे में बात की। तो यहाँ पर एक्चुअली में डॉन जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो इस वाले शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमारी जितनी भी बॉडीज़ होती हैं ये किस तरीके से होती हैं। अंदर से ये देखो इथेरिक बॉडी, फिर यहाँ पे इमोशनल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, फिर इथेरिक टेम्पलेट, फिर सेलेस्टियल बॉडी, फिर कॉजल बॉडी। इस तरीके से अलग अलग हमारे शरीरों के बारे में बात की। यहाँ पे उन्होंने कहा क्या मैंने जो लिस्ट दी है आपको वो सही है या इसके अलावा भी और कुछ है? तो इसका जवाब राह देते हैं। आपके सवाल का पूरी तरह से जवाब देने में इस तरह के कई सत्र लग जाएंगे, क्योंकि विभिन्न शरीरों के बीच का संबंध और अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक शरीर के प्रभाव का अध्ययन एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि हम आपके दिमाग को फिर से वहां ले जाएंगे और वास्तविक रंगों के स्पेक्ट्रम और आपके ऑक्टेव की विभिन्न घनत्वताओं को समझने में इसका उपयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा
कि अगर हम इनके बारे में बताने लग गए ना, एक एक शरीर के बारे में, तब तो ऐसे तो बहुत सारे सत्र लग जाएंगे केवल इसी टॉपिक को कवर करने के लिए। उन्होंने कहा लेकिन हालांकि हम तुम्हें इसके जो वास्तविक रंग है ना, जो इसका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया जैसे रोशनी टूटती है तो रंगों में बढ़ती है, रेड रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, यार इसके तरीके से हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऑक्टेव जो है, ऑक्टेव का मतलब हो गया कि हम जैसे तीसरी घनत्वता में जीते हैं, आपको याद होगा रा ने बोला था हर घनत्वता में अलग अलग ऑक्टेव भी होते हैं, मतलब अलग अलग सब घनत्वताएं भी होती हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तुमको समझाने के लिए। फिर वो आगे कहते हैं संरचना और अनुभव में मैक्रोकॉज्म से माइक्रोकॉज्म तक हमारे पास 7 नंबर दोहराए गए हैं, इसलिए केवल यह उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ 7 बेसिक शरीर होंगे, जिन्हें हम शायद अधिक स्पष्टता के लिए यदि लाल किरण शरीर इत्यादि कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि हम जानते हैं कि आप इन शरीरों को रंग किरण के साथ दर्शाना चाहते हैं। यह इसलिए भ्रमित करने वाला होगा क्योंकि अलग अलग शिक्षकों ने अपने सिखाने और सीखने में इसे अलग अलग शब्दों में समझाया है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर को कोई एक नाम दे सकता है और कोई इसका अलग नाम खोज सकता है। तो बात भी उन्होंने सही की। उन्होंने कहा देखो भाई, किसी का भी संरचना, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की जो संरचना होती है ना, वो बाहर से अंदर की तरफ होती है। यानी मैक्रोकॉज्म, आप ब्रह्मांड के लेवल से बिल्कुल एक सूक्ष्म लेवल तक चले जाओ, इसको कहते हैं मैक्रोकॉज्म से लेके माइक्रोकॉज्म तक। तो उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास 7 नंबर दोहराए गए हैं, इसलिए केवल आप केवल ये उम्मीद कर सकते हो कि 7 बेसिक शरीर होंगे, अगर किसी के होंगे भी तो, ठीक है, जिन्हें हम अधिक अधिक स्पष्टता के लिए वो कह रहे हैं कि हम इसे ना लाल रंग, ऑरेंज रंग, येलो रंग, अगर इस तरीके से समझाएं ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से तुमने पूछा ना, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज के अंदर है, वो कह रहे हैं अगर तुमने इस तरीके से पूछा ना तो इसको बताने से ना लोग भ्रमित हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसको समझने के लिए ना हर किसी ने अपने अलग अलग लर्निंग, हर किसी ने अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है हर किसी की। और हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स आए, पहले के भी जो आए, हमारे असेंडेड मास्टर्स आए, सबका इसको समझने का तरीका अलग अलग है। तो उन्होंने कहा ऐसे ना समझ के मैं तुमको इन कलर्स के द्वारा समझाता हूँ, अगर तुम कलर्स से समझ पाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। फिर वो आगे कहते हैं लाल किरण शरीर आपका रासायनिक शरीर है, हालांकि यह वो शरीर नहीं है जो आपके पास भौतिक पहनावे, आवरण के रूप में है। यह शरीर का ऐसा पदार्थ है जिसे बनाया नहीं जा सकता है, अनकंस्ट्रक्टेड। यह बिना रूप का बेसिक शरीर है। इस बेसिक निराकार अनफॉर्म्ड पदार्थ के शरीर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर में पाए जाने वाले तत्वों, एलिमेंट्स को समझने से ऐसे इलाज हैं जो किए जा सकते हैं। तो वो कह रहे देखो, सबसे पहले तो लाल शरीर है। अगर दोस्तों हम इससे भी समझने की कोशिश करें ना तो इससे भी समझा जा सकता है कि आप यहाँ देख रहे होंगे अंदर इथेरिक बॉडी जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये लाल वाला जो शरीर है ना, इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे सबसे पहले तो लाल वाला शरीर है, ठीक है, और ये केमिकल का बना हुआ शरीर है। वो ये नहीं कह रहे कि ये जो तुम्हारा बाहर से दिखने वाला शरीर है वो है, कह रहे ये पहनावे के रूप में नहीं है, ये तो अंदर का केमिकल शरीर है। और वो कह रहे कि इसका पदार्थ कुछ इस तरीके का है जो कि अनकंस्ट्रक्टेड है, इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि अगर आप ये अंदर के मॉलिक्यूल्स और ये सारी चीज़ें देखोगे ना, ये कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है प्रॉपर कि भाई एक एटम दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, ऐसे करके ये पूरे मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल भी होते हैं ना, ये भी सारे केमिकल की फॉर्म में ही होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो कहते हैं कि इस केमिकल को तुम ऐसे नहीं कह सकते ये कोई कंस्ट्रक्टेड है। इसलिए इसका जो अनफॉर्म्ड पदार्थ है ना, जो इसको समझना है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये जो केमिकल है हमारे शरीर के, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको समझने से आपके यहाँ पर इलाज है जो किए जा सकते हैं। जैसे कि हमें दवाइयाँ दी जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या अलग अलग तरीके, कुछ लोग आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं, कुछ लोग मतलब अलग एलोपैथिक ट्राई करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। फिर वो आगे कहते हैं ऑरेंज रे बॉडी भौतिक शरीर है। यह शरीर अभी भी वह शरीर नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि वो शरीर है जो आत्म जागरूकता के बिना बनी है। यह वो शरीर है जो माँ के गर्भ में मन और आत्मा के आने से पहले होता है। यह शरीर मन और आत्मा के निवास के बिना भी रह सकता है, हालांकि ऐसा कम ही होता है। तो वो कह रहे एक ऑरेंज बॉडी भी होती है, एक भौतिक शरीर भी है, लेकिन ये माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब का होता है ये।
यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना इमोशनल बॉडी, यहाँ पर लिखा हुआ है इमोशनल मतलब भावनात्मक बॉडी। आप हम इसको, हालांकि नाम यहाँ पर अलग अलग हैं, हम इनको रंगों से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस रंग के बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा होता है जो कि माँ के पेट में जब बच्चा बिल्कुल बन ही रहा होता है ना, कह रहे बस तब का है ये, अभी भी उसको शरीर मिला नहीं है, प्रॉपर उसका शारीरिक रूप हुआ नहीं है उसका, अभी तो उसके अंदर मन और आत्मा आने से पहले का शरीर होता है ये। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कम ही होता है कि हाँ मन और शरीर, मन और आत्मा यानी दिमाग और आत्मा दोनों, हम मन और दिमाग को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि मन और आत्मा ये जो होती है ना, उसके पहले का शरीर होता है ये, तब तक ये दोनों चीज़ें इसके अंदर एंटर नहीं होती हैं। फिर वो आगे कहते हैं येलो रे बॉडी आपका भौतिक शरीर है जिसे आप इस समय जानते हैं और जिसमें आप माध्यम का अनुभव करते हैं। इस शरीर में मन, शरीर, आत्मा की विशेषताएं हैं और यह भौतिक माया के बराबर है। तो कहते हैं ये जो येलो बॉडी है, अगर हम इसी के द्वारा देखें, कह रहे ये जो येलो बॉडी है, यहाँ पर इसको मेंटल बॉडी बोला गया है। तो वो कह रहे हैं ये जो येलो बॉडी है ना, ये वो असली बॉडी है जिसको तुमने अभी पहन रखा है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये येलो कलर की दिखती तो नहीं है। ये बात येलो कलर की दिखने की नहीं है, ये बात ये है कि येलो कलर की कंपनता में है ये। मतलब इस वक्त जो वाइब्रेशन हो रखी है प्लैनेट की, हालांकि अब तो ग्रीन में चला गया ये, लेकिन एक्चुअल प्लैनेट की जो वाइब्रेशन अभी है वो येलो में है। कहते तो ये जो येलो है ना, इसकी वजह से ये तुमको शरीर जो है ना मिला हुआ है, और इसी शरीर का इस्तेमाल करके आपने जो अपनी ज़िंदगी में माध्यम लगाए होते हैं उनका अनुभव ले रहे होते हो आप। और यही वो शरीर है जिसके अंदर मन, शरीर और आत्मा की विशेषताएं भी होती हैं, और इसी का इस्तेमाल करके आप सारी चीज़ों का अनुभव कर रहे होते हो, और भौतिक माया के बराबर भी है। यानी कि ये शरीर भी अपने आप में एक माया जाल है, क्योंकि ये शरीर जब माँ के पेट में भी बन रहा होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, जैसे साइंस के अकॉर्डिंगली बताया गया है, लेकिन हर चीज़ तो उन्हीं कणों से बनी हुई है ना। जब हम आँख मूंदते हैं तो वो हवा के अंदर वो जो निकल के आ जाती हैं लाइट की रोशनियाँ, तो बनी तो सारी चीज़ें उसी से ही है ना। वो चाहे माँ के पेट में बने, चाहे इंसान के शरीर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हर चीज़ उनसे बनी हुई है, क्योंकि उनके अलग अलग लेवल है कंपनता की। अगर बिल्कुल ही लोअर लेवल होगी तो अभी बच्चा बिल्कुल माँ के पेट में है, जब वो और तेज़ी से कंपनता बढ़ती जाएगी तो माँ के पेट में वो बनना शुरू होगा, फिर वो बच्चा जब बाहर इस दुनिया के अंदर आ जाता है तो फिर इस दुनिया के हिसाब से उसकी कंपनता बढ़नी शुरू होती है। तो इसी इसी कंपनता के बढ़ने के कारण बच्चा बचपन से बड़ा होना शुरू होता है। यही है वो भौतिक माया। फिर वो आगे कहते हैं ग्रीन रे बॉडी वह बॉडी है जिसे आध्यात्मिक विषय की सभा में देखा जा सकता है, जहाँ इलेक्ट्रोप्लाज्म होता है। यह एक हल्का शरीर है जो जीवन के साथ सघनता डेंसली से भरा हुआ है। आप इसे कुछ अन्य शिक्षाओं के अनुसार सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। अन्य लोगों ने इसी शरीर को आकाशीय या इथेरिक शरीर भी कहा है। हालांकि यह इस अर्थ में सही नहीं है, क्योंकि आकाशीय या इथेरिक शरीर प्रवेश द्वार का वह शरीर है जहां बुद्धिमान ऊर्जा मन, शरीर, आत्मा परिसर को सांचे में ढालने में सक्षम है। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना ग्रीन रे बॉडी वाला, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कहा कि आध्यात्मिक विषय में इसको देखा जा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लाज्म होता है। और उन्होंने ये भी कहा ये एक हल्का शरीर है जो बड़ा डेंस होता है, मतलब काफ़ी थिक होता है। डेंस का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम हार्ड होगा, हार्ड नहीं, हल्का सा डेंस होता है, और लेकिन वैसे हल्का रहेगा। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग टीचर्स ने ना इसको अलग अलग चीज़ें कही हैं। कुछ लोग इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कुछ लोग इसे आकाशीय इथेरिक शरीर भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हालांकि जो आकाशीय इथेरिक शरीर है ना, ये तो वो है जहाँ पर तुम्हारे जो शरीर है ना उसको सांचे में ढालने का काम होता है। मतलब जब कोई मर के जाता है ना, तो उसको जो नया शरीर मिलना होता है, वहाँ पर एक आप ऐसी चीज़ समझ लीजिए, एक फॉर्म होती है, एक ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग वो नहीं बनवाते अपने लिए, जैसे मिट्टी के घड़े हो गए या कुछ भी हो गए, या कह लो कि कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे हम मेटल के वो नहीं होते बर्तन होते हैं, बर्तन बनाने के लिए क्या करते हैं, वो एक एक चीज़ होती है, उसके अंदर मेटल को पिघला के डालेंगे, तो मेटल को पिघला के डालेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके जैसी शेप ले लेगा। तो कह रहे उस तरीके का सांचा होता है वहाँ पे, जहाँ पर ये बुद्धिमान ऊर्जा, यानी यही जो हम आंखें मूंदते हैं, ये जो हमें दिखते हैं ना, ये ऊर्जा के कण, कह रहे उनको उस सांचे के अंदर डाला जाता है। और वहाँ पे जब डालते हैं ना, तब आपका मन, शरीर, आत्मा का परिसर जो है वो बनना शुरू होता है वहाँ पे। मतलब आपके पैदा होने से पहले जो ये आपकी फॉर्म और आपकी सारी चीज़ें, आपको जो सांचा नज़र आएगा ना, बेसिकली एक ऐसा है कि आप अपने आप को एक अवतार का
एवटार दे रहे हो बेसिकली। जैसे हम अपनी इमेज डाल देते हैं ना, वो कई क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, ये वो आप अपने अलग अलग कपड़ों में डाल रहे हो, तो नए नए एवटार बना रहे हो आप अपने, या अलग अलग फेसेस बना रहे हो आप अपने, वो भी आपके अलग अलग एवटार हैं। तो इस तरीके से ना वहाँ पर जो मेन बेसिक एवटार है ना आपका, वो वहाँ पे बनेगा। और उसको बनाने का तरीका यही है कि उस सांचे के अंदर इस ऊर्जा को डाल दिया जाता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोप्लाज्म की बात हुई है ना, वो इलेक्ट्रोप्लाज्म देखिए कुछ इस प्रकार का होता है कि ध्यान अवस्था में कभी कभी जाके ना आप देखेंगे, ये एक व्यक्ति है, इसकी नाक से ये सफ़ेद रंग का निकल रहा है। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का है, जैसे कि ये हवा की तरह निकलता है, जैसे ये आप कह सकते हो धुएं की तरह निकलेगा नाक से। ये नाक से भी निकल सकता है, कान से भी निकल सकता है, आंखों से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है आपके शरीर के अंदर से। तो इस तरीके से निकलता है। अगर कोई बिल्कुल ही गहरी ध्यान अवस्था में चला गया है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे चेहरा भी बना हुआ है इस व्यक्ति का। इसके अंदर इसकी सारी जीवन की जितनी भी इसने जिंदगी जी है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस हैं। आप देखेंगे ये किसी ज़माने में ये बूढ़ा व्यक्ति भी था, किसी ज़माने में ये औरत दिख रही है यहाँ पे। हालांकि हमें पता नहीं कि आपको इस वक्त इतना ढंग से दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है, हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक औरत का शरीर है। यहाँ पर आप देखेंगे वो सांचा सा बना हुआ है, बस इमेज है, कुछ शरीर का कोई रूप नहीं है। यहाँ पे जो स्केलेटन होता है, जो हड्डी का शरीर है, वो है। तो इस तरीके से इसके अंदर ना आपकी सारी इमेजेस भी होती हैं, लेकिन ये ध्यान अवस्था में जाके इसको निकाला जा सकता है। इसके अंदर आपकी सारी जानकारियाँ होती हैं जितनी भी हैं। यही है जिसको राबी यहाँ पे ग्रीन रे बॉडी बोल रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं लाइट बॉडी या ब्लू रे बॉडी को देवी देवताओं यानी देवचानिक का शरीर कहा जा सकता है। इस शरीर के कई नाम हैं, विशेष रूप से भारतीय सूत्रों या लेखों में, क्योंकि इन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में खोज की है और अलग अलग तरह के देवी देवताओं के शरीरों को समझा है। प्रत्येक घनत्वता में कई कई प्रकार के शरीर होते हैं, बहुत कुछ आपके जैसे भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि देखो ये जो लाइट बॉडी होती है ना, अगर हम इस इमेज से देखेंगे ना, इस इमेज के हिसाब से ये कह रहे इथेरिक टेम्पलेट। ये जो इथेरिक टेम्पलेट की बात हो रही है ना, ये ही वो टेम्पलेट है जहाँ पे एक्चुअली में अभी रा ने जो कहा ना कि वहाँ पे जाके सांचे का जो वो होता है, ये सांचे से भी आगे की बात है। ये इथेरिक टेम्पलेट है जो उस सांचे के लिए काम कर रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं। ये उस तरीके की बॉडी होती है, यानी कह लो वो भी आप ही की इमेज है, आप ही अपने ऊपर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से है, आप ही हो और अपने आप को ही एक नया रूप दे रहे हो। लेकिन आप बिल्कुल एडवांस स्टेज पे हो, जिसपे वो कह रहे हैं कि अब तुम देवी देवताओं वाले स्टेज पे हो। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपको आगे जाके देवी देवता नहीं बनना है, तो आपको भी बनना है। आपकी एक इमेज वहां पर भी है देवी देवताओं की, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली में प्रोग्रेशन है इस तरीके से कि है तो सारे रचयिता के अंश, लेकिन हमारे जो बिल्कुल ही एडवांस्ड जो होंगी ना चीज़ें, वो देवी देवताओं के लेवल, इनफैक्ट उससे भी आगे की चीज़ें हैं। तो कह रहे वहाँ पर भी हमारी कॉपीज़ हैं वो, तो वो ही हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो देवी देवताओं का शरीर कहा जा सकता है उनको, और इस शरीर के अलग अलग नाम रखे हुए हैं तुम लोगों ने यहाँ पर। और अगर तुम अपने भारतीय सूत्रों में या लेखों में देखो, यहाँ भारतीय सूत्र, हमारे जो योग सूत्र और अलग अलग सूत्राज हैं ना, उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस दिशा के अंदर खोज भी की, और उन्होंने अपनी मेडिटेशन में जाके वो देवी देवताओं वाले शरीर भी देखे और उनको समझा भी। और इसी का कारण है दोस्तों कि उन्होंने उन्हीं देवी देवताओं को वो स्वरूप दिया, जैसे हम लोग मिट्टी और पत्थर के ऊपर देते हैं ना, या कह लो हम लोग मूर्तियों के ऊपर जो देते हैं। तो उन्होंने ही उस मेडिटेशन स्टेज में जाके उनके जो रूप देखे, फिर उनको उन्होंने क्या कहते हैं, ये बोलते हैं ना मूर्तियों के रूप में वो रूप दे दिया। इससे ही उनको जो समझ में आया उनको उन्होंने एग्जैक्टली वही कर दिया। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हर घनत्वता में अलग अलग तरीके के शरीर होते हैं और बहुत कुछ आपके जैसे भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपकी जो इमेज अभी है, जो आप जैसे दिखने में हो, आगे जाके भी किसी और घनत्वता में जाके हो सकता है देवी देवताओं वाले रूप में भी जाके आपकी एक इस तरीके की इमेज हो, कि मतलब आप वहाँ पहुँचो, ये देवचानिक वर्ल्ड के अंदर जाओ और आप जाके कहो अरे मैं यहाँ पर देवी देवताओं वाले रूप में आ गया, चेहरा तो मेरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं इंसान था। तो वो कह रहे कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपके जैसा ही फेस मिल जाएगा आपको। फिर वो आगे कहते हैं इंडिगो रे बॉडी, जिसे हम इथेरिक बॉडी कहना पसंद करते हैं, प्रवेश द्वार का शरीर है। इस शरीर रूप का अपना पदार्थ होता है और आप इस शरीर को केवल प्रकाश के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि
यह अपनी इच्छा के अनुसार खुद को ढाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इस जिसकी बात की, इसकी बात की है, सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं वो। तो इस बॉडी को वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसको हम लोग इथेरिक बॉडी कहना पसंद करेंगे। और ये प्रवेश द्वार का शरीर है, यानी रचयिता की रोशनी में, मतलब सूरज की रोशनी के, सूरज के अंदर जो शरीर होगा ना, वो करीब करीब ऐसा ही होगा, इथेरिक बॉडी वाला, ये वाला। और उन्होंने कहा है ना, ये शरीर जो है रोशनी के प्रकाश के रूप में है। तो अंदर जो राह है वो इस रूप में, इथेरिक बॉडी में है वो, ठीक है, ये प्रकाश वाले रूप में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रूप होता है ना, ये जो शरीर होता है, ये अपने आप को किसी भी तरीके से ढाल सकता है। और आपको याद होगा, रा ने एक सत्र के अंदर शुरुआती दौर में कहा था कि जब अगर हम अपने असली रूप में आ जाते तुम्हारे सामने, तो हम तुम्हें रोशनी के जैसे दिखते, लेकिन हमने फिर तुम्हारे जैसा रूप ढाल लिया। लेकिन जब हमने तुम्हारे जैसा रूप ढाला, क्योंकि हम तो हायर डेंसिटी से थे, जब यहाँ पर आए तो हमारे बाहर का जो शरीर जो था ना, वो ना गोल्डन कलर का था देखने में। तो इस वजह से लोगों ने तब भी हमको अलग ही समझा, कि उन्होंने कहा इनके शरीर तो सुंदर सुंदर तो होंगे ही है ऑफ कोर्स देखने में, क्योंकि भाई रोशनी से एकदम से इंसान का रूप लिया है, तो शरीर तो सुंदर होगा ही। चाहे वो इसी हवा के अंदर से निकाल के कणों को कैसे भी कर ले, अपने ऊपर वो बॉडी बना लें, या इसी रूप को किसी भी रूप में ढाल लें, इसी शरीर को रोशनी वाले को, तो वो बाहर से तो गोल्डन कलर का था, टच तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि रोशनी से बना हुआ है वो। इसके कारण भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों ने हमें अपना नहीं समझा था। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा ये तो कोई और है, हमसे अलग है। क्योंकि उन्होंने, वो जैसे अपने आप को देखते थे, आज भी हम लोगों के सामने अगर ऐसे लोग आ जाए, हम खुद कह देंगे कि यार ये गोल्डन कलर के कैसे लोग हैं देखने में, होता है ना। हम आज ही इतना विभाजन है हमारे दिमाग में एक दूसरे को देखने में, तो अगर इस तरीके के लोग आ जाए तो पता नहीं क्या ही वो हो। तो खैर, फिर इसके आगे वो कहते हैं, वॉयलेट रे शरीर को शायद उस रूप में देखा जा सकता है जिसे आप बुद्ध शरीर, रेनबो बॉडी कह सकते हैं, या वह शरीर जो पूर्ण है। तो वो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कि भाई ये जो है ना, वॉयलेट रे वाला जो शरीर होता है, जो आखिरी शरीर होता है, ये वाला, ये कह रहे हैं कॉजल बॉडी वाला, कह रहे इस शरीर को आप ऐसे देखें तो ये रेनबो बॉडी वाला दोस्तों पार्ट हमने डाला है। हालांकि उन्होंने केवल इतना बोला, ये बुद्ध शरीर है, जिसको कहा जाता है ना कि लोगों ने बुधा अटेन कर लिया है। तो बुधा जो अटेन करना होता है ना, कि मतलब अब आप कोई भी रूप ले सकते हो। और आप लोगों ने शायद आपने कहानियों में भी सुना हो, या हो सकता है वास्तविकता में भी देखा हो, कि कई हमारे असेंडेड मास्टर्स ऐसे आए हैं, हम नाम किसी का नहीं लेते दोस्तों जानबूझकर, क्योंकि इससे विभाजन पैदा हो सकता है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि कई असेंडेड मास्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इस बॉडी को यहीं पे रहते रहते अटेन किया। जैसे कि बुद्ध भी थे, उन्होंने अटेन किया। जब अपना शरीर छोड़ के वो इस शरीर के अंदर तब्दील हो जाते हैं ना, तो अगर वो दीवार पे भी होंगे ना, हाथ भी रख देंगे ना उस शरीर का, तो उसकी इमेज दीवार के अंदर हो जाएगी। वो जिस चीज़ को छू देंगे ना, वो ही बन जाएंगे। पत्थर के अंदर भी अपनी इमेज को दे सकते हैं, वो कैसा भी रूप डाल सकते हैं, कैसा भी कुछ भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं बिकमिंग ऑल, मतलब सब कुछ बन जाना, सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं बन जाना। तो आपने कई जगहों पर देखा होगा, जैसे हम लोगों को बताया भी जाता है कि भाई यहाँ पर जो है उन्होंने पैर रखा था, या जो भी आए थे हमारे वो मतलब असेंडेड मास्टर्स, उन्होंने यहाँ पैर रखा था, ये उनके पद चिन्ह है। तो जब आप देखते हो वो पद चिन्ह है, वो ऐसा नहीं है, वो उन्होंने अपनी ये वाली जो बॉडी थी शरीर से बाहर निकाल ली, अब तो वो सब कुछ बन गए। जब वो सब कुछ बन गए, उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर पैर रखा तो वो दब गई नीचे। वो इसलिए दब गई क्योंकि उसका कण और जो उनके शरीर का कण है वो सारे के सारे एक ही हो गए। तो जैसे चाहे वैसा रूप ले सकते हैं, ये शरीर भी जैसा चाहे वैसा रूप ले सकता है। और इस शरीर की खास बात ये भी होती है कि ये निकलने के बाद बस वो लास्ट अपनी इमेजरी होती है, वो जो दे के जाते हैं, उसके बाद वो जाके इसी हवा के अंदर निकल के और अपना आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल गैलेक्टिक सेंटर की तरफ, कि अब हम वहाँ जा रहे हैं, या फिर हो सकता है सूरज की तरफ। फिर वो आगे कहते हैं, इनमें से प्रत्येक शरीर का प्रभाव इकाई के जीवन के अस्तित्व पर पड़ता है। इसके बीच के संबंध कई हैं और काफ़ी जटिल हैं। शायद एक सुझाव जो हम यहाँ दे सकते हैं वो ये है कि इंडिगो रे बॉडी का उपयोग हीलर द्वारा किया जा सकता है, जब हीलर अपनी चेतना को इस इथेरिक अवस्था में रखने में सक्षम हो जाता है। वॉयलेट रे या बुद्ध शरीर हीलर के लिए समान रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि इसके भीतर पूर्णता की भावना होती है, जो कि सभी के साथ वहाँ है, एकता के बेहद करीब है। ये शरीर प्रत्येक इकाई का हिस्सा है, और उनका उचित उपयोग करके और उनको समझकर, हालांकि तीसरी घनत्वता की कटाई के दृष्टिकोण से ये काफ़ी बहुत विकसित है, फिर भी जो माहिर एडेप्ट हैं उनके लिए उपयोगी है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, यहाँ हम सुझाव ये दे सकते हैं, ये जो इंडिगो बॉडी है ना तुम्हारी, इंडिगो बॉडी, इसकी जो वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं वो,
कह रहे इंडिगो बॉडी जो है ना, इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो हीलर बनने के लिए। ठीक है, हीलर के द्वारा किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। यानी कि अगर आप सोच रहोगे कि अभी तो उन्होंने कहा कि भाई ये रोशनी की बॉडी होती है, आपके अंदर ये बॉडी, ये सारी की सारी बॉडीज आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आप जिस बॉडी को चाहो उसको एक्टिवेट कर लो। जितना आप एडवांस मेडिटेशन करते रहोगे ये धीरे धीरे एक्टिवेट होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे ये एक्टिवेट होती जाएंगी ना, आप एक अच्छे हीलर भी बन जाओगे। आप किसी को टच करोगे, पहले के हमारे आते थे ना एसेंडेड मास्टर्स, टच करते थे, इंसान ठीक हो जाता था। तो वो इसीलिए होता था क्योंकि ये वाली बॉडी उनकी एक्टिवेट हो जाती थी। तो इसको वो कहते हैं, इसको इसी इथेरिक जो अवस्था है ना, इसी में रखने में सक्षम हो जाता है वो व्यक्ति जो हीलर होता है ना, अपनी चेतना को। यानी उसकी सोच उसी दिशा में चली जाती है और वो नॉर्मल लोगों से भी बात करेंगे, दिमाग वहीं रहेगा, लेकिन बात नॉर्मल लोगों से उनके लेवल की नॉर्मली कर रहे होंगे। ये आपको लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे होते, दिमाग उनका वहीं पर ही होता है, उसी जगह पर, उन्हीं ऊर्जाओं के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि ये वॉयलेट रे जो है ना, ये जो जो आपका अभी जो ऊपर उन्होंने बताया था कि जो बुद्ध वाली जो बॉडी होती है, वो देखो बुद्ध वाली बॉडी भी अटेन की जा सकती है, लेकिन इसमें भी ये है कि जब आप अपनी पूरी सेवाएं दे दो ना, तब आप अपनी इच्छा से इस शरीर को ये रेनबो बॉडी बना के अपने शरीर के अंदर से निकाल सकते हो। और ये जो रेनबो बॉडी का कॉन्सेप्ट है, जब कोई व्यक्ति रेनबो बॉडी अटेन कर लेता है ना, तो आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है उसका। मतलब शरीर सिकुड़ के छोटा हो जाएगा और आसमान में बड़ा सा इंद्रधनुष बन जाएगा फिर अपने आप ही, वो जैसे ही निकलेगा अपने शरीर से बाहर। तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ये वॉयलेट रे का जो शरीर है ना, ये भी बहुत समान रूप से प्रभावशाली है और इसके भीतर पूर्णता की भावना होती है। पूर्णता तो हो ही जाएगी ना, वो सीधा यहाँ से निकल के गैलेक्टिक सेंटर के अंदर अगर पहुँच गए तो ऑफ कोर्स बनी जाएंगे वो ये। और वो कह रहे हैं कि ये भी जो है ना, बहुत एकता के करीब है ये वाला शरीर भी। ठीक है ना। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से निकल के वो ज़रूरी नहीं है गैलेक्टिक सेंटर में जाए, हो सकता है यहाँ पर भी उन्होंने वो लेवल अटेन किया हो कि अभी गैलेक्टिक सेंटर में नहीं गए, लेकिन वो सूरज के अंदर जाके बहुत ही हायर ऑक्टेव पे चले गए। अगर वहाँ पर बहुत हायर ऑक्टेव पे चले गए ना, तो वो हायर सेल्फ बन जाएंगे फिर। और एक ही बार में बहुत लोगों को वहीं से गाइड कर रहे होंगे उनके हायर सेल्फ बन के, क्योंकि उनके पास तो है, वो तो कुछ भी रूप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, और कैसे भी गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको ये जानकारियां हो गई हैं। और इसमें भी उन्होंने कहा ये प्रत्येक इकाई का हिस्सा है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब वो सबका हिस्सा बन चुके हैं। अब वो सारा इसके अंदर का मटेरियल जो ये जो रोशनी है ना, उसको समझ चुके हैं सारे कि हाँ ये सारा कुछ इसी रोशनी से ही बना हुआ है। फिर उसका उचित उपयोग करके उनको समझ कर वो आगे चल सकते हैं। हालांकि वो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला भी है कि वो अगर आप तीसरी घनत्वता के दृष्टिकोण से देखोगे ना, थर्ड डेंसिटी के लेवल से, तो उन आपके हिसाब से तो वो आपसे बहुत ज़्यादा विकसित लोग हैं। और ऐसे कई मंक्स देखे गए हैं, ऐसे कई हमारे आज भी हैं इसी धरती के ऊपर जो कि क्या कहते हैं इस लेवल को अटेन कर चुके हैं। और इस धरती से दोस्तों हमने जो लास्ट पढ़ा था, करीब 1,60,000 ऐसे मंक्स हैं जिन्होंने ये रेनबो बॉडी अटेन कर ली है और वो अपनी बॉडीज छोड़कर निकल गए हैं। उनकी बॉडी सिकुड़ गई हैं, जिनको रखा जाता है, वो लोग अपने पास रखते हैं उनको बॉडीज़ को। ठीक है। और जब ये बॉडी अटेन होती है ना, एकदम से पहले आपकी बॉडी के अंदर से एक कमल का फूल सा निकलना शुरू होगा पहले। मतलब जो हार्ट होता है ना, वहाँ से लाइट निकलनी शुरू होगी और फिर एक कमल का फूल सा बनना शुरू होगा। एकदम से लाइट बड़ी तेजी से एकदम से फैलेगी और दाम करके एकदम से निकल जाती है शरीर के अंदर से बाहर, और निकलते फिर आसमान में जाके एकदम से रेनबो बन जाता है। पहले तो मतलब इनफैक्ट रेनबो बनने से पहले की भी एक स्टेज होती है, वो पहले शरीर से निकलेंगे, फिर आसपास की कोई भी दीवार होगी या कोई चीज़ होगी ना, उसको छूते हुए निकल जाएंगे वो। और वो जहाँ टच कर देंगे ना, हाथ रख देंगे, पैर रख देंगे, कुछ भी कर देंगे, वहाँ पे उनके चिन्ह हो जाते हैं। उसी चिन्हों को लोग बड़ा सीक्रेट मानते हैं कि अरे वाह इन लोगों ने ये चीज़ अटेन कर लिया, रेनबो बॉडी अटेन कर लिया। तो लोग वहाँ पे कई जगहों पर अपने पूजा स्थल भी बना लेते हैं और वहाँ पर उसी जगह पर बैठकर मेडिटेशन करना प्रेफर करते हैं कई लोग, क्योंकि उनको लगता है वो जो जगह है उसका ऑरा बहुत प्योर होगा। और जैसे ही ये स्टेज होती है, इसके बाद वो दुम करके एकदम से हवा में एकदम से रेनबो बन जाते हैं और रेनबो बनने के बाद गायब होके इसी हवा के अंदर घुल जाते हैं। ऐसा हो जाता है ये। और इसमें वो कह रहे हैं कि फिर भी जो माहिर और अडेप्ट हैं उनके लिए उपयोगी है। तो इस तरीके के जो मंक्स होते हैं या इस तरीके के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस है। आप ये चीज़ें करते हो ना, आप एक टेक्निकली एक प्रैक्टिशनर ही हो मेडिटेशन में करते करते। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। इस पीले किरण वाले शरीर से मुझे शारीरिक मृत्यु के तुरंत बाद किस तरह का शरीर मिल सकता है? तो रा कहते हैं, आपके पास सारे शरीरों की क्षमताएं होती हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके का शरीर मिल सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा जब मैं मर के जाऊँगा, मान लो अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसके बाद मुझे तुरंत कौन सा शरीर मिलेगा? ये जितने भी आपने बताए ना, ये इतने सारे ये जो कलर्स के अकॉर्डिंगली बताए, इनमें से मुझे कौन सा मिलेगा? तो रा ने कहा आपके पास क्षमताएं तो सारी हैं, आपको किसी भी तरीके का शरीर मिल सकता है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, फिर पीली रे बॉडी की क्षमता का उपयोग उस रासायनिक व्यवस्था को बनाने के लिए किया जाता है जो अब मेरे पास एक भौतिक शरीर के रूप में है, क्या यह सही है? तो डॉन यहाँ पर कहते हैं तो इसका मतलब ये जो येलो बॉडी आप जिसकी बात कर रहे हो ना, उसका जो केमिकल जो वो है कॉम्पोजिशन है, वो इस तरीके से डिज़ाइन है जिसकी वजह से मुझे इस तरीके का शरीर मिला हुआ है जैसा कि मेरा अभी है, क्या ये सही है? तो रा कहते हैं यह केवल इसलिए गलत है कि आपके वर्तमान जन्म में पीले रंग का शरीर अभी अपनी क्षमता में नहीं है, बल्कि सक्रिय हो रहा है। यह वह शरीर है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अगर हम पीछे भी जाएं दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं, तो उन्होंने कहा है ये जो तुम्हारी जो क्या कहते हैं नेक्स्ट बॉडी है ना, येलो बॉडी है, ये जो है ये तुम्हारा भौतिक शरीर है जिसके द्वारा तुम अपने माध्यमों का अनुभव करते हो। तो उन्होंने कहा कि ये बस यहाँ पे गलत है तुम्हारा ये जो कहना है ना। एक सेकंड, हम दोबारा आते हैं इसी वाले पार्ट पे। हाँ, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं ये केवल इसलिए गलत है क्योंकि आप भी अभी जो आपकी बॉडी है ना, जिसको आप कह रहे हो कि पीले रंग का शरीर है, ये अभी क्षमता में नहीं है। मतलब इसका आपने टोटल इस्तेमाल नहीं किया है अभी, ये अभी एक्टिवेट हो रहा है। मतलब अभी जो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, इसका प्रॉपरली आपने इस शरीर का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता चला जा रहा है। मतलब आप हो तो सही इसी शरीर के अंदर, आपने वो मेडिटेट कर करके इसका बेस्ट इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है कि इसकी प्रॉपर येलो जो एक्टिवेशन होती है ना, वो हो जाए। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, तब इस जन्म से मृत्यु के बाद हमारे पीले रे शरीर में अभी भी क्षमता होती है, लेकिन फिर शायद सामान्य तौर पर हम यह कहें तो हमारे ग्रह की आबादी में मृत्यु के बाद सामान्य रूप से हरे रे मैनिफेस्ट होंगे, क्या ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने सवाल किया है ना, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है, तो इसका मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर जो जन्म हो रहे हैं या मृत्यु के बाद जितने भी लोग शरीर ले रहे हैं वापस आने के बाद, तो वो कह रहे हैं कि उनके अंदर क्षमता है, लेकिन फिर शायद आगे जाते जाते जैसे जैसे हम लोग अब ये अगली घनत्वता जो आ रही है, तो शायद इसके बाद अब जो मृत्यु होगी ना, अगर लोगों की या मृत्यु होती है किसी की, तो कह रहे उसके बाद ये जो है ना हरे रंग के शरीर मैनिफेस्ट होने शुरू होंगे, क्या ये सही है? तो रा कहते हैं तुरंत नहीं। पहला शरीर जो मृत्यु के बाद खुद को सक्रिय करता है वह रूप निर्माता यानी फॉर्म मेकर या इंडिगो रे शरीर है। यह शरीर जिसे आप का कहते हैं, यह तब तक बना रहता है जब तक कि ये ऑरा ईथर में प्रवेश नहीं करती और इकाई के टोटल सेल्स द्वारा इसकी समझ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती है। एक बार यह प्राप्त हो जाने के बाद अगर सक्रिय होने वाला उचित शरीर ग्रीन रे है तो उसे ग्रीन रे वाला शरीर ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तुरंत तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये जो मृत्यु के बाद जो पहला शरीर मिलता है ना, वो रूप निर्माता के पास जाता है। इनको बोलते हैं दोस्तों फॉर्म मेकर। ये जो फॉर्म मेकर होते हैं ना, ये बहुत ही हायर डेंसिटीज़ के अंदर होते हैं। जैसे आपके रा है ना, रा के अगर आप ये ले लीजिए कि 6th डेंसिटी में अगर हायर पे जाएंगे तो आप हायर सेल्फ होंगे। ये जो फॉर्म मेकर होते हैं ना, ये होते हैं गैलेक्टिक सेंटर के पास। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि गैलेक्टिक सेंटर में है, नहीं, ये गैलेक्टिक सेंटर के पास होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फॉर्म मेकर के पास जाएगा, वहां पे इंडिगो रे शरीर के अंदर रहेगा ये। यानी कि मरने मृत्यु के बाद ये जो इंडिगो वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, ये इंडिगो वाला, इसके अंदर वो कह रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी वाला जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो कह रहे हैं उसमें जाके रुकेगा पहले ये शरीर आपका। इसको कहते हैं का। ठीक है, तो कह रहे हैं ये वहां पर तब तक बना रहेगा जब तक कि इसका ऑरा और ईथर में प्रवेश नहीं करती है। यानी कि ये यहां से जाने के बाद अब इथेरिक टेम्पलेट के अंदर नहीं आएगी। आपको याद होगा अभी अभी रा ने बोला कि भाई ये जो बॉडी है ना, फिर ये अपने आप को रूप देने के लिए ना इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल करती है। और वो जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट का मतलब हो गया वो जो सांचा होता है, उस सांचे के अंदर अपनी इसी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर रही होती है, वहां पे अपने आप को एक रूप देती है। उस रूप को देने के बाद मतलब उसके अंदर ऐसा है बिल्कुल कि जैसे एक सांचा है, या आप कह लो जैसे गुंजिया नहीं बनाते, गुंजिया बनाने के लिए हम उसके अंदर वो रख देते हैं, क्या कहते हैं, अपना आटा लगाया, उसके अंदर गुंजिया के लिए अंदर सामान डाला, फिर वो गुंजिया का सांचा वो बंद किया, तब गुंजिया बन जाती है उसके अंदर।
तो इसी तरीके से ये एक सांचा है, इसके अंदर उसकी ये जितनी भी ऊर्जा है ना, ये जो रोशनी के कण कण है वो इकट्ठे होते हैं। और अभी जो ये आपकी जो इथेरिक, ये जो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर है, इसके अंदर बाहर है अभी, इथेरिक टेम्पलेट उसके नीचे है। तो वो कह रहा है अभी यहाँ पर जाके रुकेगी, फिर उसके बाद जब यहाँ पे अपने आप को एक रूप दे देगी ना कि भाई अब अगले जन्म में मुझे ऐसा शरीर चाहिए या इस तरीके का रूप है। और ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अभी आप दिखने में हो ना, ये जो आपने फेस, आपने अपनी सारी चीज़ें चुनी है ना, ये आपने पहले ही चुनी हुई है। आप ये मत सोचना कि ये किसी और ने चुनी हुई है। यहाँ पे आपके पीछे होते हैं, यहाँ पे कॉजल बॉडी में ना, यहाँ पर बैठे होते हैं ये फॉर्म मेकर्स। ये फॉर्म मेकर्स आपकी मदद कर रहे होते हैं कि आपको कैसी बॉडी चाहिए। तो आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे को नाक ऐसी चाहिए, नहीं नहीं मेरे को कान ऐसे चाहिए, अच्छा थोड़ा सा ऐसा हो जाए, अच्छा थोड़ा सा वैसा हो जाए, इस बार इस तरीके का चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर पूरे एक्सपेरिमेंटेशन मोड में होते हो। जब आप वो कर लेते हो, जिस तरीके की आपको बॉडी चाहिए उस तरीके का सांचा बनेगा, उस सांचे के अंदर वो ऊर्जा जाएगी, फिर आपकी ये जो सेलेस्टियल बॉडी है ना, ये निकल के उस टेम्पलेट के अंदर चली जाएगी। अब उस सांचे के अंदर आपकी आत्मा जा चुकी है। यहाँ पर अभी आप बिल्कुल उस आत्मिक लेवल पे हो, उस सांचे के अंदर, उस रूप के अंदर अब आप जा चुके हो। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब ये हो जाता है ना, और ये सारी चीज़ें देखो उन्होंने कहा ये फॉर्म मेकर आपकी मदद करते हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो देखा होता है, देखते हैं ना, ये आपका टोटल सेल्फ देखता है। अब टोटल सेल्फ पता है कहाँ होते हैं? टोटल सेल्फ बता रहे होते हैं यहाँ पे फॉर्म मेकर को कि अच्छा इसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके हिसाब से इसको दे देना। ये जो टोटल सेल्फ होते हैं ना, ये टोटल सेल्फ होते हैं जो आपके गैलेक्टिक सेंटर के बिल्कुल ही आप कह लो उसमें, उसके अंदर ही है, गैलेक्टिक सेंटर के अंदर ही है, बट उसकी थोड़ी आउटर बाउंड्री पे है। आउटर बाउंड्री बोले तो अगर हम लोग गैलेक्टिक सेंटर सोचे, एक बार उसकी इमेज को देखते हैं। हाँ, तो ये गैलेक्टिक सेंटर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है रचयिता, मेन रचयिता, ठीक है। इनके आसपास ये देख रहे हो आप, बिल्कुल एकदम यहाँ पे बड़ा गहरा एकदम से रोशनी रोशनी हो रखी है। यहाँ पे होते हैं ये आपके फॉर्म मेकर भी, आपके क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, टोटल सेल्फ भी, क्योंकि सारी जानकारी जो है ना उन्हीं के पास ही होती है यहाँ पे। और यहाँ से वो अंदर रचयिता को दे रहे होते हैं, जो हमारे रचयिता है, या कह लीजिए लोगोस होते हैं, उनको दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये उनके द्वारा ये पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है। और एक बार जब ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है ना, तो उनको सक्रिय होने वाला, अगर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसके जो एक्शंस है, इसके थॉट वर्ड और एक्शन इस तरीके के रहे हैं कि इसको ग्रीन रे बॉडी देनी चाहिए, जिसको आपको याद होगा उन्होंने बोला था इंडिगो चिल्ड्रन, उस तरीके की जो बॉडी देनी चाहिए, तो उस तरीके का बॉडी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको लगा कि इसके अभी भी अनुभवों के कारण इसका झुकाव नहीं बना है, ना तो खुद की सेवा का ना दूसरों की सेवा का, और ये अभी भी बीच में ही था, तब उसको वो ये कह देते हैं कि देख भाई अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी देख लो, उसके हिसाब से ये ऑप्शंस हैं तुम्हारे लिए अवेलेबल। अब तुम चाहो इसी क्या कहते हैं जो हमारी ये वो है गैलेक्सी में, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। बेटर ये रहेगा जिस ग्रह पर तुमने किया वहीं पर ही कर लो इसको दोबारा। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पे की जो जितनी भी जानकारी है ना, वो अभी तुम्हारे उसमें ऊर्जा केंद्र के अंदर, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना, रूट ऑफ द माइंड, उसके अंदर अभी भी है। तो वहीं पे जाके अगर तुम करना शुरू करोगे ना, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से निकल पाओगे। तो इस कारण से ये सारी की सारी देखो, ये अपने आप में अगर आप दोस्तों इसको समझने की कोशिश करोगे ना, ये बड़ा ऑर्डरली पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिसऑर्डर है, ये बड़े ऑर्डरली तरीके से होता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अंत में हर चीज़ इन्फॉर्मेशन है। ये जो तरंगे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन की तरंगे हैं। ये बैक टू सोर्स जाने की बात है कि आप सोर्स से निकले, यानी आप रचयिता की सोच के अंदर खुद ही आपने जन्म लिया, और अब आप खुद ही निकल के अब दोबारा रचयिता को जानने के लिए अपने पूरा अनुभव लेते हुए रचयिता की तरफ जा रहे हो। ये कुछ इस तरीके से चलता है। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं एक बयान देता हूं और देखते हैं कि क्या मैं सही हूं। मृत्यु के बाद यदि कोई इकाई अनजान है, तो जब वो इन शरीरों में से किसी एक शरीर को सक्रिय करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक ना हो जाए, तब तक यह हो सकता है कि वो पृथ्वी से बंधा हुआ है, यानी अर्थबाउंड आत्मा बन जाए। और तब संभव है कि ये इनमें से किसी भी शरीरों को सक्रिय कर दे। क्या इसे फिर लाल से शुरू होकर बैंगनी तक जाना होगा? तो दोस्तों बड़ी सही बात बोली इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मृत्यु के बाद मान लो कोई अनजान ही है बिल्कुल, मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मेरे को इधर झुकना था या उधर झुकना था। और जो मैक्सिमम लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो उनके साथ हो जाता है इस तरीके का, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं करने तो ये गया था लेकिन मैं कर ये दिया। हालांकि उनको अंदाज़ा तो हो जाता है कि एक रास्ता चुनना था, लेकिन मैंने अपनी गेम खेली नहीं ठीक से। तो वो कह रहे हैं कि इसको करने की ये जो है, ये जो शरीर है, इसको सक्रिय करने की आवश्यकता के बारे में जब तक वो जागरूक ना हो जाए,
तब तक क्या वो अर्थ की ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो यहाँ से मृत्यु होके जाता है, तो अपने परिवार की जो चीज़ें हो गई, अपनी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, क्या उनसे बंधा हुआ रहता है वो? क्या मतलब उसका ऐसा रहता है कि अरे ये सारी चीज़ें मेरे साथ चली गई? और इसमें भी वो आगे से ही कह रहे हैं कि और क्या तब ये संभव है कि वो इनमें से किसी भी शरीर को एक्टिवेट कर दे? क्या फिर ये दोबारा से लाल से शुरू होकर फिर दोबारा बैंगनी तक जाएगा? कहने का मतलब है कि इनमें से कोई सा भी एक्टिवेट कर सकता है वो, यानी कि उसने अपना तो सक्रिय कर रखा है, लेकिन अभी वो रहेगा लाल में ही। शुरुआत तो यहीं से करेगा ना, लाल से। तो कह रहे हैं कि वो लाल से फिर दोबारा बैंगनी तक उसको दोबारा चलना पड़ेगा क्या? ऐसा हो जाता है क्या? तो राय कहते हैं उचित प्रोत्साहन के निर्धारण से, गिवन द प्रॉपर स्टिमुलस, यह सही है। तो कह रहे हैं कि अगर इसको प्रोत्साहित करके देखा जाए, मतलब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखोगे ना, तुम थोड़ा सा और फैला के देखोगे, और इसके अंदर प्रॉपर सारी चीज़ों को अगर तुम कैलकुलेट करके चलोगे जितनी अभी हम लोगों ने बताई हैं, तब यहाँ ये बिल्कुल सही है कि उसको पता नहीं चला कि उसको करना क्या था। और जब उसको नहीं पता था, तो अब वो दोबारा रेड रे बॉडी में आएगा और फिर दोबारा धीरे धीरे निकलना शुरू करेगा। इस तरीके से चलता है ये। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। कौन से प्रोत्साहन या स्टिमुलस पृथ्वी से बंधी हुई आत्मा या लंबे समय तक रहने वाले भूत प्रेत बनाते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया इसके पीछे का क्या रीज़न है कि भाई जो पृथ्वी से बंध जाते हैं और फिर वो बाद में जाके भूत प्रेत बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? मतलब इसके लिए कौन सा स्टिमुलस लगता होगा पीछे से, या कह लो कौन सा प्रोत्साहन लगता होगा पीछे से? तो रा कहते हैं इसके लिए प्रोत्साहन उन्हें खुद की इच्छा शक्ति से मिलता है। यदि पीली किरण मन शरीर आत्मा परिसर की इच्छा है जो उससे अधिक मजबूत है, जो उसकी प्राप्ति रियलाइजेशन की दिशा में भौतिक मृत्यु के प्रगतिशील प्रेरणा इम्पेटस से आता है, यानी कि यदि ये इच्छा पिछले अनुभव पर ज़्यादा केंद्रित है, तो उस इकाई की पीली किरण का ढांचा शेल हालांकि अब और सक्रिय नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से निष्क्रिय भी नहीं होता है, और जब तक इच्छा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है, वो इकाई बंधा रहता है। यह अक्सर तब होता है जब किसी इकाई की अचानक मृत्यु हो जाए, और साथ ही साथ उस इकाई का लगाव किसी वस्तु या किसी अन्य इकाई के साथ हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो होता क्या है, मृत्यु के बाद चला तो हो जाएगा, अब दिक्कत ये हो जाती है वहाँ पर कि ये जो प्रोत्साहन है ना, इसके लिए उनका खुद की इच्छा शक्ति होती है। अब उनकी इच्छा शक्ति ही इतनी जुड़ी हुई है यहाँ पर कि भाई वो अभी भी धरती की चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, और अपने क्या बोलते हैं उनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए हैं। बच्चों से प्रेम है, या बीवी से प्रेम है, या फिर कह लो कि माता पिता से प्रेम है, या किसी दोस्त से प्रेम है, या गर्लफ्रेंड से प्यार है, जो भी है। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो क्या कहते हैं इस केस में वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए प्रेरणा बन जाती है वहाँ पे। तो इस प्रेरणा के कारण होता क्या है ना कि उनका अनुभव ज़्यादा ना इसी पर केंद्रित होता है, और इस केंद्रित होने के कारण ना यहाँ पर ये हो जाता है उनके साथ कि ये जो इच्छा है ना, ये पूरी तरीके से सक्रिय भी नहीं है। मतलब उनकी इच्छा तो है कि चलो अब नए आगे निकलता हूँ, नई गेम बनाता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से निष्क्रिय भी नहीं होती, क्योंकि दिल आधा यहाँ पर है। तो बीच में फंसे हुए हैं वो वहाँ पर, ना पूरी तरीके से इधर हो रहे हैं, ना पूरी तरीके से उधर हो रहे हैं। तो इस केस में कहते हैं कि जब तक ये इच्छा पूरी तरीके से उनकी खत्म नहीं हो जाएगी ना कि भाई हाँ हो गया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मली सोचो कि अब तुम्हें आगे भी चलना है। तो और इस केस में भी दोस्तों आगे जाके शायद राह ने किसी एक सेशन के अंदर गाए, वो बंद इसलिए जाता है क्योंकि जो उसके नीचे वाले जो यहाँ पर लोग होते हैं ना इस धरती के ऊपर, वो उसे नहीं जाने देते हैं। उनकी सोच में वो है, और जब तक वो उनकी सोच में रहेगा ना, कंटिन्यूअसली रहेगा, जरूरत से ज़्यादा रहेगा, तो वो इकाई बंध जाती है उसके साथ। तो इस केस में उन्होंने ये कहा कि भाई अक्सर ऐसा तब होता है जब अचानक से एकदम से मृत्यु हो जाए और उसका लगाव किसी वस्तु या किसी अन्य और इकाई के साथ होता है, तब ऐसा हो जाता है कि वो बीच में फंसा हुआ है, आगे भी नहीं जा पा रहा है और पीछे भी नहीं जा पा रहा है। तो उसको कोई ना कोई एक इच्छा के ऊपर थोड़ी तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, या तो आगे निकल या पीछे ही रह। ऐसे होगा, पीछे रहेगा तो जब तक उस अनुभव को पूरा तू खत्म नहीं कर लेगा दोस्त, तब तक तू आगे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ। और इसमें भी दोस्तों चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो हो सकता है भूत प्रेत भी बन जाए। इसी वजह से भूत प्रेत बनते हैं क्योंकि बीच में फंसा हुआ है, वो आगे निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ना तो उधर ही जा पा रहा है और ना उधर जा पा रहा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, तो क्या मृत्यु के बाद नारंगी किरण सक्रियण यानी एक्टिवेशन इस ग्रह के साथ अक्सर होता है? तो यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर मृत्यु के बाद अगर हम इन कलर कोडिंग से बात करें, तो
तो ये जो सेकंड वाला जो आपने लेवल बताया था इसके अंदर, जहाँ पर आप ये बता रहे थे ये इमोशनल बॉडी जो होती है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें, हालांकि रा ने इसको कलर्स के अंदर बताया है, आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये ऑरेंज कलर में कौन सा है, उसके अंदर क्या डिटेलिंग है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो कह रहे क्या इस तरीके से क्या ये ग्रह के साथ अक्सर होता है क्या लोगों के साथ मृत्यु के बाद, कि वो मैक्सिमम इसमें नारंगी क्रिया इसमें एक्टिवेशन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो कह रहे हैं कि एक तरीके से वापस चले जाते हैं, मतलब उनकी सोच की जो प्रक्रिया है वो वापस हो जाती है, मतलब थोड़ा पीछे बैक पीछे भी जा सकते हैं क्या वो अपनी प्रोग्रेशन में। तो राह कहते हैं ये कभी कभार ही होता है, इस तरह के मैनिफेस्टेशन बिना इच्छा से होते हैं। कभी कभी दूसरे इकाई का लगाव या इच्छा शारीरिक मृत्यु से गुजरने वाली इकाई के साथ इतनी होती है कि उसका झलक या आभास यहाँ पर रह जाता है। यह नारंगी किरण है, यह काफ़ी दुर्लभ है। यदि उस दूसरी इकाई की इच्छा इतनी होती है कि वो उस इकाई को बुला सके जो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, तो उस इकाई की भी उसी तरह की इच्छा होती है कि उसे बुलाया जाए। इस प्रकार जो मैनिफेस्टेशन होता है वो पीले किरण के ढांचे शेल में होता है। तो उन्होंने देखो दोस्तों बता ही दिया वही वाली बात। वो कह रही है हालांकि ये कभी कभार ही होता है। उन्होंने कहा कि ये देखो इस तरीके की जो मैनिफेस्टेशन हो जाती है ना, इस तरीके की चीज़ जो हो जाती है वो बिना इच्छा से होती है। कभी कभी ऐसा होता है जो धरती पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो उस व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु से गुजरने के बाद उसको ना उसकी जो झलक या उसकी आभास है उनके दिलों में रह जाती है, या कह लो उनके दिमागों में रह जाती है। राह ने तो बोला ये दिल में तो होती नहीं है, दिमाग के अंदर ही चल रही होती हैं सारी चीज़ें। हालांकि ये फिल्टर होकर दिल में भी जारी होती हैं और रूट ऑफ द माइंड में भी जारी होती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो आभास होता है ना वो रह जाता है। अब उस आभास के कारण ये नारंगी किरण है जिसके अंदर वो बेचारा दोबारा वापस जा सके। वो कह रहे हैं हालांकि ये बहुत रेयर है, उन्होंने कहा यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ है, रेयर होता है ऐसा। उन्होंने कहा कि वो इस कारण होता है कि जो व्यक्ति उसको बुला रहा है ना वो ये कहता है कि अरे बेटा मेरे पास तू वापस आ जा, अरे तुम मेरा है तू वापस आ जा, कंटिन्यूअसली उसको बुलाता रहे बुलाता रहे बुलाता रहे बुलाता रहे। तो इस केस में क्या होता है ना वो फंस जाता है, वो आगे नहीं निकल पाता, और इसकी वजह से उसकी इच्छा भी वहां पर तीव्र हो जाती है कि नहीं मुझे वापस जाना है, और वापस जाने के चक्कर में ना इस तरीके की मैनिफेस्टेशन हो जाती है कि वो बीच में फंस गया। अब वो पीले करण के ढांचे में मतलब शेल में फंस गया है। अब वो पूरी तरीके से ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा रहा है, और जाना चाहिए उसको प्रोग्रेशन में आगे, लेकिन उसको जो उसी के लोग हैं वो पीछे ही खींच रहे हैं उसको वापस नहीं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं आगे। इसी कारण में ऐसा हो जाता है कि वो बीच में कहीं फंस जाएगा भूत प्रेत वाली उसके अंदर, या कह लो भूत प्रेत वाली में ना भी फंसे ना तो वो जहां से शुरू करेगा ना वो बहुत ही पीछे से शुरू करेगा। मतलब अपनी अब जिस तरीके की उसकी ज़िंदगी थी ना, एक्चुअली में उसको वहां से शुरू करना चाहिए था जहां पे उसकी मृत्यु हुई है, उसके आगे की प्रोग्रेशन मतलब उसके आगे के माध्यम उसको लगाने थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वही पिछले वाले माध्यम उसकी ज़िंदगी में दोबारा लग जाए। तो ऐसे केस में अब हम कह तो नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये तो सबकी अपनी अपनी समझदारी है कि वो क्या करते हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, पृथ्वी की आबादी का बड़ा प्रतिशत जैसे कि वो जो भौतिक रूप से गुजर जाते हैं तो वो क्या सक्रिय करते हैं। तो रा कहते हैं ये इस कार्य की अंतिम पूर्ण सवाल होगा। यदि कोई इकाई एक सामान्य प्रक्रिया में सौहार्दपूर्ण रास्ते से अपने पीले किरण शरीर के मैनिफेस्टेशन से जाता है तो उसकी मन और आत्मा ऑरा, इथेरिक या इंडिगो शरीर में आराम करता है, जब तक कि वो इकाई जिस जगह जन्म लेना चाहता है और उस अनुभव की तैयारी शुरू नहीं कर देता है जिसमें वो मैनिफेस्ट होता है, जो कि इथेरिक ऊर्जा द्वारा सांचे में ढाला जाता है तथा सक्रिय और मैनिफेस्ट होता है। यह इंडिगो बॉडी बुद्धिमान ऊर्जा होने के नाते नए मृत आत्मा को एक दृष्टिकोण और एक जगह प्रदान करता है जहां से वे उस अनुभव को देख सकते हैं जो उन्होंने अभी मैनिफेस्ट किया था। तो दोस्तों देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति बहुत ही सौहार्दपूर्ण आराम से अपनी ज़िंदगी को निकालते प्रेम प्यार से निकल जाए ना यहाँ से, तो उसका जो येलो एक्टिवेशन होता है ना, जो येलो रे उसका एक्टिवेशन है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और दूसरा मन और आत्मा ये ना जाके इस इथेरिक ऑरा के अंदर जाके बैठ जाते हैं। वो कह रहे कि या तो यहाँ पर ये एस्ट्रल बॉडी में चले जाएंगे, सॉरी एस्ट्रल तो नहीं कह सकते, या तो इथेरिक टेम्पलेट में चले जाएंगे या सेलेस्टियल में चले जाएंगे या कॉजल में चले जाएंगे, यहाँ जाके आराम करेंगे अभी वो फिलहाल। ठीक है, इनमें से किसी में भी जा सकते हैं, राह ने बोल दिया यहाँ पे, क्लियर कर दिया। तो वो कहते हैं कि जिस जगह वो जन्म लेना चाहते हैं ना वो वहाँ रह के अभी आराम करेंगे, और जिस जगह पर उनको जन्म लेना है और अगले अनुभव की तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी अब वो अपनी वीडियो गेम खुद बनानी शुरू करते हैं। ये ऐसा है कि जैसे कि उनको एक कोई कंप्यूटर दे दिया गया है, उस कंप्यूटर पे बैठ के अब वो अपनी पूरी वीडियो गेम बना रहे हैं।
कि इस बार मैं इस स्टेज को इस तरीके से पार करूंगा। तो इसको करने के लिए ना, जब वो कर रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं कि इसी का इस्तेमाल करके जब वो पूरा बना लेते हैं, तब वो इसको इस सांचे में डालते हैं, जो जो काम आपका यहाँ पर हो रहा होता है, इथेरिक टेम्पलेट। मतलब आप सेलेस्टियल बॉडी के अंदर अभी रह के ये काम कर रहे हो, फिर जब आपने पूरी गेम बना ली ना, पूरी गेम डिज़ाइन कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना रूप और अपनी सारी चीज़ें इस इथेरिक टेम्पलेट में डाल दोगे, यानी उस सांचे में, जैसे हमने कहा वो गुजिया बनाने वाली जैसे वो होती है, उस सांचे के अंदर आप डाल दोगे। फिर वो आगे कहते हैं, ये इंडिगो बॉडी बुद्धिमान ऊर्जा होने के नाते नए मृत आत्मा को एक नए एक दृष्टिकोण और एक जगह प्रदान करता है जहां से वे अनुभव को देख सकते हैं जो उन्होंने अभी मैनिफेस्ट किया था। तो कह रहे हैं कि जब वो ये इंडिगो बॉडी के अंदर होते हैं ना, मतलब अब जब वो यहाँ पर हैं, इस बॉडी के अंदर हैं, क्या कहते हैं, इधर बाहर ये सेलेस्टियल बॉडी में, और अब यहाँ इथेरिक टेम्पलेट में अपने बना रहे हैं, यहाँ पे बैठ के वो बनाते बनाते अब वो अपनी पूरी जिंदगी का पैटर्न देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी को मैंने चलाने के लिए अपने, मान लो उनको इस धरती के ऊपर पैदा होना है, इस ग्रह पे, तो इस ग्रह पे जिस घर के अंदर उन्हें पैदा होना है, उस घर का उन्होंने डिसीजन लिया, किन माता पिता को उन्होंने चुनना है, उन माता पिता का उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इनके यहाँ पे मैं पैदा होना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी जो है ना मेंटालिटी थोड़ी बहुत मेरे से मिलती जुलती लग रही है, तो इनके यहाँ पर मैं पैदा हो जाता हूँ। तो फिर वहाँ पे वो पैदा होने के बाद फिर वहाँ से मैं आगे कैसे निकलूँगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसको ये तो पता होता है कि मुझे दो रास्ते चुनने हैं, या तो खुद की सेवा का या खुद दूसरों की सेवा का। ये चीज़ वो डिसाइड होती है, वहाँ पे डिसाइडेड होती है कि हाँ दोनों में से कुछ एक चुनना है। अगर वो दूसरों की सेवा का रास्ते पे है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को डिज़ाइन करेगा कि प्रेम प्यार से मैं निकल जाऊँ। लेकिन ये जो माध्यम होते हैं वहाँ पर ऐसे लगाता है वो कि अगर मैं अपने रास्ते से भटकूँ तो एकदम से एक माध्यम लग जाना चाहिए। मतलब स्मूथ जिंदगी बनाई है उसने, ऐसी बात नहीं उसने स्मूथ नहीं बनाई है, उसने स्मूथ बनाई है जिंदगी, लेकिन जैसे ही वो अपने रास्ते से भटक गया तभी एकदम माध्यम लगा देगा वहाँ पे। और वो सारे माध्यम वो प्रोबेबिलिटीज में लगा के आता है, अगर ऐसा हुआ तो ये कर देना, अगर वैसा हुआ तो ये कर देना। दोनों दिशाओं में सोच के आ रहा होता है वो व्यक्ति, और जिसमें उसकी मदद कर रहे होते हैं फॉर्म मेकर और टोटल सेल्फ कि अच्छा हाँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कर लेना, ऐसा हुआ तो ऐसे कर लेना, क्योंकि वो तो उससे आगे निकल के जा चुके हैं ना, वो तो फ्यूचर में जा चुके हैं, बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो वो उसकी मदद कर रहे होते हैं कि ठीक है तो तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो तुम ऐसे खेल लेना, अच्छा यहाँ पे गलत जाओगे तो यहाँ पे माध्यम लगा दूंगा, वहाँ गलत जाओगे तो यहाँ माध्यम लगा दूंगा। ये माध्यम हायर सेल्फ को पकड़ा देते हैं, टोटल सेल्फ, कि अब तुम रखो इन माध्यम को, जब इसके साथ दिक्कत हो परेशानी हो या ये अपने रास्ते से भटके तो लगा देना इसके लिए। और इसमें सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी देख रहा है वहाँ पर बैठ के, आने वाली भी, ऐसा नहीं उसने पिछली जिंदगियाँ देखी हैं, आने वाली जिंदगियाँ भी देख रहा है वो कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से चलेगी पूरी की पूरी। बस उसके अंदर उसको माध्यम लगाने होते हैं कि अगर मैंने गलती की इधर उधर हुआ तो ये माध्यम लग जाने चाहिए। और इसी वजह से कभी आप लोगों की ज़िंदगी में दुख आए परेशानी आए ना, तो आप समझ जाना कि पाथ तो मेरा ये था, ओहो ये माध्यम लगा इसलिए क्योंकि मैं अपने रास्ते से भटक गया था, मैं सीधा चलता चलता इधर उधर हो गया था, इस वजह से हो गया ये कहानी जो हुई है। खैर इसके आगे रा कहते हैं, क्या कोई अंतिम प्रश्न है जिसका हम इस समय जवाब दे सकते हैं? तो डॉन कहते हैं, मैं केवल यह पूछूंगा कि क्या हम उपकरण को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, साज सज्जा को आंख और आत्मा द्वारा ईमानदारी से मापा जाता है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, सब ठीक है। महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के निरंतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कार्ला पर ध्यान दें। उसे अपनी स्वयं की भौतिक शक्तियों पर कार्य करना होगा, क्योंकि यह दुर्बलता उसके खुद की स्वतंत्र इच्छा से लाया गया था। हम राह हैं, हम आपको अब अनंत रचयिता के प्रेम में और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आड ने। तो दोस्तों वो यही कह रहे हैं कि इसको बोलना कार्ला को यहाँ पर कि तुम ना अपना इसका, तुम लोग मिलकर इसका ध्यान रखो, जो इसकी ये ऊर्जा है ना ये वाली नीचे जा रही है कार्य को करने वाली, यानी स्वतंत्र इच्छा वाली, और ये उसने खुद ही लगाया है क्योंकि थोड़ी सी वीक महसूस कर रही है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोस्तों अब ये सत्र यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि राग ने कहा, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु, धन्यवाद।